नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों 10,000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है और लगभग 500-600 प्लस क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उस सारे एग्जामों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए लगातार इनको पढ़ाई करो। डेली कुछ नहीं करना है, 30 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। तो डेली का डेली इनको पढ़ते भी रहोगे ना तो जीएस में कभी पीछे नहीं होगे। बाकी भटकना है तो इतनी ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा कि इतना पढ़ ले उतना पढ़ ले। और जिन्होंने पढ़ रखा है सब तो अपना देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि भारत की पहली लहर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई। तो जो पहली लहर परियोजना थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विजिनजाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वन का डी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे कि विजिनजाम कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ कि विजिनजाम किस राज्य में पड़ता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो किस स्थान पर शैल चित्र पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, मिर्जापुर में, सुंदरगढ़ में या पंचमढ़ी में या इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा कि तीनों जगह जो है वो अपने शैल चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। शैल पत्थरों पर चित्रविधियाँ अंकित की गई हैं, तो इसलिए तीनों ही क्षेत्र जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए गए हैं। कि राजा का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में किस वेद में बताया गया है। तो ये आपका कौन सा वेद है, यजुर्वेद। तो 3 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है। तो कमेंट करके बताओ, अगर पढ़ रखा है तो जल्दी से कमेंट करो, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य के अधिकारी रत्निन, देखो राज्य के अधिकारी क्या बोलते थे, रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे। तो जो राज्य के अधिकारी थे वो कौन सा यज्ञ करते थे या होते थे, शामिल होते थे, अश्वमेध, राजसूय, सैतरामणि या वाजपेयी। तो 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि राजसूय यज्ञ से संबंधित होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मोहन जोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशु। देखो पशुओं के बारे में बहुत पूछा जाता है कि मोहन जोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी पशुपति की मोहर, उसके नीचे जो जानवर है वो पशु कौन कौन से हैं। तो जल्दी बताएंगे। 5 का सी इज द राइट आंसर है आपका, बाघ है, गेंडा है, भैंसा है और हाथी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाघ है, गेंडा है, भैंसा है और हाथी है। ये 4 जानवर आपके पशुपति की मूर्ति के नीचे मिल जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। तो जो सैंधव सभ्यता के व्यापारी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारी थे, वो मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार करते थे वो कौन से बंदरगाह से करते थे, एलम से, ओमन से, मेलुहा या ढिलमुन। तो 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ढिलमुन से। ठीक है, अच्छा जैसे मेलुहा है तो मेलुहा सिंधु का ही प्राचीन नाम है, इस तरीके से नामकरण भी पूछ लेते हैं एग्जामों में। ठीक है, ढिलमुन किसको कहा जाता है, शायद बहरीन को कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट पोर्ट था वो कौन सा था, ढिलमुन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन लिया था। तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे, कौन गए थे, महेंद्र। तो इन्होंने किससे अपना, इनके गुरु कौन थे। तो 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, मोगलीपुत्तिस। कौन थे, मोगलीपुत्तिस। अच्छा, मोगलीपुत्तिस एक बौद्ध संगति में भी शामिल थे। तो जल्दी से बताओ कि कौन सी बौद्ध संगति में वो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभिधम ग्रंथ कथा वत्सु की रचना किसने की थी। तो अभिधम ग्रंथ कथा वत्सु की रचना किसने की थी, तो ये आपकी की थी मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, मोगलीपुत्तिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों में। तो 8 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राचीन रत्नागिरी महाविहार कहाँ स्थित है था। तो जो रत्नागिरी महाविहार है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह भी है रत्नागिरी, तो वहीं पर ये विहार स्थित है। तो रत्नागिरी महाविहार कहाँ है, महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया है। तो सिंधु से लेकर पाटलिपुत्र मतलब पटना, मगध, पुराना, ठीक है, वहां तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया था। सिकंदर ने, फायन ने, मेगास्थनीज ने, किसने किया था। तो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने किया था। अच्छा, मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी, क्या नाम है उसका, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 की निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो इन चारों राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, ये था आपका खारवेल। कौन था, राजा खारवेल। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खारवेल एक अभिलेख से संबंधित है, तो कौन से अभिलेख से संबंधित है खारवेल, जल्दी से कमेंट करके ये भी बताओ कि कौन से अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि मौर्य काल में गुण पुरुष कौन थे। तो गुण पुरुष किन्हें कहा जाता था। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि गुण पुरुष किसे कहा जाता था। तो ये आपका कहा जाता था गुप्तचर को। किसको कहा जाता था, गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 13 की वह बौद्ध भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। तो कौन से बौद्ध भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए थे? दक्षिण भारत गए थे। तो अपने अंतिम समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ त्यागा और चले गए कहाँ पर? दक्षिण। तो किसके साथ गए थे? ये थी आपके 13 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु के साथ। ठीक है, 13 का डी इज द राइट आंसर भद्रबाहु के साथ। अच्छा, भद्रबाहु की एक बहुत प्रमुख पुस्तक है, उसको कमेंट करके बताओ। जो पढ़ रखे ना, जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे वो सारे कमेंट करो। अगर पढ़ाई अच्छी की है तो सारी की सारी क्वेश्चंस आने चाहिए, और नहीं आ रहे हैं तो समझ लो कि भी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से उसकी कौन सी पत्नी नहीं थी? तो इनमें से कौन सी पत्नी बिंबिसार की नहीं थी? तो बिंबिसार कौन था? सबसे पहले तो ये अशोक के पिता थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो इनमें से कौन उनकी पत्नी नहीं थी? चेलना, कुमार देवी, क्षेमा या कौशला देवी? तो 14 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुमार देवी उनकी वाइफ नहीं थी, बाकी चेलना हो गई, क्षेमा हो गई, कौशला देवी हो गई। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य से भी पूछ लेते हैं, कई एग्जामों में मैंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य से पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने भी कई विवाह संबंध स्थापित किए थे। तो इसलिए एक बार एक किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसके बच्चे और पत्नी आश्रित हैं और उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से पैसा ऐसा नहीं दे के जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि अब तो भैया हमारा काम हो गया है, बीवी भी हो मिल गई थी, बच्चे भी हो गए, अब चलो निकल लेते हैं, तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको दंड मिलेगा। तो ये किसने किया था? तो ये कौटिल्य ने बोला था कि बेटा ऐसे नहीं भाग सकते हो जिम्मेदारियों से। तो अगर आपके साथ किसी का वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है और बच्चे भी आपके हैं, तो आप उनको छोड़ कर नहीं जा सकते कि हमारा काम हो गया, अब हम निकल लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने इसमें दंड का प्रावधान किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रनेमी कौन थे? तो मेगास्थनीज ने जो अग्रनोमी के बारे में बताया है, ये अग्रनोमी किसे कहा जाता था? तो ग्रामीण अधिकारी को अग्रनोमी कहा जाता था। और जितना भी, चाहे मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, इनका जो नगरीय प्रशासन वगैरह होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि पुरोहित कब वो लोग क्या कहते थे, नगरों के अधिकारी को क्या कहते थे, ग्रामीण अधिकारी को जैसे अग्रनोमी दे दिया है। तो इस टाइप का भी जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कावेरीपट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? तो कावेरीपट्टनम किसका बंदरगाह था? तो चोलों का था भाई साहब। पूरे समुद्र पर राज कर रखा था चोलों ने, झंडे गाड़ दिए थे साउथ ईस्ट एशिया तक। ठीक है, श्रीलंका लंका सबको एकदम राउंड डाला था। तो चोल साम्राज्य। ठीक है, कावेरीपट्टनम किसका था? चोलों का था। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 की कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ था? तो उत्तरापथ हो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे? डी है। ये आपका तक्षशिला से राजगृह। तो तक्षशिला से राजगृह जाने वाले इस मार्ग को उत्तरापथ कहते थे। बाद में यही है कि ग्रैंड ट्रंक रोड और शेरशाह सूरी ने जो रोड मतलब इसी के ऊपर काम चलता रहा, आज इसको मतलब वही ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह बोला जाता है। तो ये आपका यही उत्तरापथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में दक्षिण भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? तो कहाँ पर खुदाई हुई जिससे पता चला कि भारत के रोम के साथ, जो आज का इटली है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है। कोरोना में तो बड़ी हालत ख़राब हो गई थी इटली की। तो कोरोना काल के बाद अभी हाल में इटली की प्रधानमंत्री नहीं बनी है, तो जल्दी कमेंट करो अगर किसी को पता हो। ठीक है, अभी वो भारत दौरे पर भी हैं, रायसीना डायलॉग में भाग लेने आई हैं, G20 में भी भाग लेने आई हैं। तो काफ़ी उन्होंने भारत से संबंध आगे बढ़ाने की बात करी है, क्योंकि पिछले समय से इटली के भारत के साथ संबंध काफ़ी खराब रहे हैं। क्यों? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर जो भारत के संबंध खराब हुए थे, उनकी जितनी भी जो रक्षा कंपनियां थी उनके ऊपर भारत ने बैन लगाया हुआ था। तो इसीलिए आप देखो, ठंडी बर्फ पिघलाने के लिए आई हुई है वो। तो जल्दी से बताएंगे जो रोम के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे, उसकी किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुए हैं? तो 19 के सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका अरिकमेडु से। ठीक है, अरिकमेडु किस राज्य में पड़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये था दिनार। सीधी सीधी बात है, दिनार। दिनार इस समय दुनिया में कितने देश हैं और कौन सा देश है जहां पर दिनार मुद्रा के रूप में यूज किया जाता है? ठीक है, बताओ जल्दी, कमेंट करो। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? तो प्रथम कुलिक पदाधिकारी का मतलब क्या होता था? तो 21 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल का प्रधान, जो कुल का प्रधान होता था उसे प्रथम कुलिक बोलते थे गुप्त काल में। तो देखो, प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत सारे संबंध आए, क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन आए, तो ध्यान रखो। नगरिक प्रशासन जरूर पढ़ के जाना है। राजा महाराजा तो ठीक है, लेकिन राजा महाराजाओं का जो कार्यकाल रहा है, जो काम रहा है, कौन सा काम किया, चाहे वो सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, इनका नगरिक प्रशासन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको पढ़ के जाना ही जाना है। नहीं जाओगे तो बेटा लटक जाओगे, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 की धर्म स्थीय
से क्या तात्पर्य है? तो धर्म स्थीय किसे बोला जाता था? मंदिर मंदिर या विहार, तीर्थ, न्यायालय। तो 22 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यायालय। धर्म की स्थापना जहाँ होती है उसे न्यायालय बोलते हैं। तो ऐसे देखो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो कुमार देवी का नाम पहले भी सुन चुके हैं आप। तो कुमार देवी ने कहाँ बनवाया था? तो नालंदा काफी प्रसिद्ध था, तो नालंदा में ही बनवाया था। 23 का सी द आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि दंडी महादेव किस वंश की स्त्री शासक थी? कि देखो इंपॉर्टेंट आ गया, स्त्री शासक थी, महिला सशक्तिकरण, मुद्दा उठा के उन्होंने डाल दिया एग्जाम में कि दंडी महादेवी जो थी कौन से राज्य की थी, कौन से राज्य की शासिका थी? तो 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा, भौमकर। तो भैया पढ़ रखे हैं तो जल्दी बताएंगे कि भौमकर जो राजवंश था किस राज्य में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश को रानी का संदर्भ है? तो भाई सोमल देवी जो थी किस वंश की थी? रानी। किस वंश की राजधानी रानी बनी थी? तो चाहमान। किसकी थी? चाहमान। चाहमान, यहीं से निकला चौहान। तो ठीक है, किस वंश की थी? चाहमान की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कवि राजशेखर का अवंत सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? तो कवि जो थे राजशेखर, उनका अवंत सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? तो जैसे विवाह होते थे ना, अनुलोम प्रतिलोम, विवाह के भी कई रूप रहे। विवाह जैसे अनुलोम प्रतिलोम, और जैसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन दिया गया है। तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन दिया गया है गृह सूत्र में, पढ़ रखा होगा सबने। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ए, अनुलोम विवाह था। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? तो देवपाल के समय नालंदा में एक विहार बनाया गया था। तो जो बालपुत्र देव थे वो कौन थे? कहाँ के राजा थे? 27 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शैलेंद्र राजा थे। और शैलेंद्र राजवंश कहाँ था? शैलेंद्र राजवंश कहाँ था भाई साहब, जल्दी बताएंगे। भारत में नहीं था, अखंड भारत में था। चलो मैंने ऑप्शन दे दिया कि शैलेंद्र राजवंश जो था वो भारत में तो नहीं था, अखंड भारत में था। तो अखंड भारत में कौन सी जगह था? कमेंट करके बताओ अगर पढ़ रखा है। तो 28 का देखते हैं। 28 में भाग शब्द का क्या अभिप्राय है? तो भाग किसे बोला जाता था? 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमिकर को। भागना मतलब भाग नहीं है, या भूमि के कर जो होता था उसे बोलते थे भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में हूणों की सत्ता की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो हूणों की सत्ता की स्थापना किसने करी थी यहाँ पर? तो 29 का सबको पता होगा, ए, ये थे आपके तोरमाड़। तो तोरमाड़ ने भारत में हूण सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है? तो बहुविवाह किस में पहली बार मिला था कि बहुविवाह आप कर सकते हैं? बहुविवाह का जो प्रचलन हो रहा था ये था ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमको ये देखने को मिलता है बहुविवाह को लेकर। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? तो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला जो ग्रंथ था वो कौन सा है? तो 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा, मृच्छकटिकम। अच्छा, मृच्छकटिकम की रचना किसने करी है? ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो ये ऐसे ही यही सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, और अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, फिर से पढ़ाई शुरू करो बट जल्दी। ठीक है, समय बहुत कम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? तो भाई साहब एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो थे सर्वसत्ता संपन्न थे। ये आपके 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विजयालय। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का? मतलब चोल शासक तो भाई साहब चरस किए थे एकदम, मतलब समझ लो कि हर जगह, मतलब इन्होंने, मतलब समुद्र पर इन्होंने राज कर रखा था। तो सोचो, चोल शासकों ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, आपका दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा कर लिया था, पूरा तरीके से एकदम हिला डाला। ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राजा राज प्रथम जो थे इन्होंने मालदीव को विजय किया था। तो ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन है 34 की चोल काल में वरी का तात्पर्य क्या था? तो वरी किसको कहते थे चोल काल में? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सी, ये आपका कर, टैक्स को कहते थे वरी। तो ध्यान रखो ये क्वेश्चंस हैं सारे। तो हम लोगों ने 30+ क्वेश्चंस किए हैं, डेली के डेली हम लोग कर रहे हैं। 10,000 क्वेश्चन पढ़ डालेंगे जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें जितने कर पा रहे हो, अगर ज़्यादा कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो तो बेटा पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसको लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।